नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा की बोर त्रिज्या के बारे में। ये वाला क्वेश्चन वेरी आईएमपी है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इससे पहले अपनों ने बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, डाल्टन का परमाणु मॉडल, ये सारी चीज़ें अपनों ने पढ़ ली हैं। इस लेक्चर में अपन कक्षा की बोर त्रिज्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोर का मॉडल जो था, बोर का मॉडल के अनुसार जो अपनों ने बात करी थी कि जो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और उसके बाद में पहली कक्षा को अपन n=1 कहते हैं, दूसरी कक्षा को n2 कहते हैं, ठीक है, तीसरी कक्षा को n3 कहते हैं, n3, चौथी कक्षा को n4 ऐसे कहते हैं। वो अपनों ने बोर के परमाणु मॉडल में अपनों ने डिस्कस करी थी। तो बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर ही अपन हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न कोशों की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है, हाइड्रोजन की जब बात करें तो हाइड्रोजन का 1h1 लिखते हैं अपन, जहां पर हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन क्या है, एक है, इलेक्ट्रॉन भी कितना है हाइड्रोजन के पास, एक होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक है, मतलब नाभिक की आवेश कितना है, एक है। तो प्रोटॉन की संख्या जो है, प्रोटॉन की संख्या एक है, नाभिक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो क्या होता रहता है, चक्कर लगा रहता है नाभिक के चारों ओर। तो यही बताया गया है यहाँ पर। अब देखो साथियों, होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उस पर दो प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं। एक तो देखिए यहाँ पर नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसको अपन कहेंगे आकर्षण बल। क्या कहेंगे भैया, आकर्षण बल। और एक जो बाहर की तरफ बल लग रहा है उसको कहेंगे अपन अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। और साथियों एक बात और ये है कि ये दोनों बल क्या है, संतुलित रहते हैं। मतलब अगर अपकेंद्री बल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन भागकर दूसरी जगह बाहर चला जाएगा कक्षा से, कक्षा का मतलब जो कक्षा है वहां पर नहीं रहेगा, नाभिक से काफी दूर चला जाएगा अगर अपकेंद्री बल ज्यादा रहा तो। और यदि आकर्षण बल ज्यादा रहा तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गिर जाएगा, नाभिक में आके गिर जाएगा। तो संतुलन की स्थिति में ये दोनों बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अपकेंद्री बल और आकर्षण बल। दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। अब पहली कंडीशन देखिए, नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। तो नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे भैया, Ze²/r²। जहां पर Z क्या है, परमाणु या प्रोटॉन या परमाणु की संख्या है Z, R क्या है, परमाणु त्रिज्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर विद्यमान आवेश। E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर विद्यमान आवेश। पहली कंडीशन समझ में आ गई कि नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, Ze²/r², याद रखना। अब दूसरी कंडीशन, अपकेंद्रज बल। अपकेंद्रज बल के लिए क्या लिख रहे हैं अपन, अपकेंद्रज बल के लिए लिख रहे हैं अपन mv²/r। ये चीज ध्यान रखना, जहां m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, और r क्या है, एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या है। उपयुक्त दोनों प्रकार के बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। दिख रहा है आपको, दोनों प्रकार के बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। मतलब आकर्षण बल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अपकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ। तो दोनों प्रकार के बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है। और अगर दोनों का परिणाम बराबर हो तो एक दूसरे को संतुलित करेंगे और इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति पर घूमता रहेगा। देखिए दोनों अगर बराबर हैं तो ये लिख सकते हैं कि आकर्षण बल बराबर अपकेंद्रज बल। तो आकर्षण बल के लिए क्या लिख रखा आपने, Ze²/r² बराबर mv²/r लिख दिया आपने। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, Ze²/r, मतलब इससे ये कैंसिल कर दो, तो Ze² बराबर mv², ये लिख सकते हो आप। ये इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 याद रखना, Ze² बराबर mv²। बोर की अभिक्रिया की समीकरण के अनुसार mvr बराबर होता है NH/2π, ये चीज याद रखना, mvr बराबर होता है NH/2π, या v बराबर लिख सकते हो आप NH/2πmr। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करें कि समीकरण 1 में v का मान रखने पर, समीकरण 1 में v का मान रखने पर
तो समीकरण 1 देखिए आप, समीकरण 1 कहाँ पर, ये रही समीकरण 1। इस समीकरण 1 में v का मान रखें, तो v का मान रखेंगे तो देखो ZE² तो अपनों ने ऐसे कैसे लिख दिया, फिर क्या लिखा अपनों ने, m लिखा अपनों ने ऐसे कैसे, देखिए यहाँ पे m लिख रखा। अब m लिखने के बाद अपनों ने जो NH था, देखिए इधर NH था, तो यहाँ पर v का स्क्वायर है तो अपनों को क्या लिखना पड़ेगा, n² H² लिखना पड़ेगा। फिर अपनों ने जो है 2 को क्या लिखा है, इधर देखो 4 लिखा, फिर पाई को क्या लिखा, π² लिखा, ठीक है। फिर m को क्या लिखा, m² लिखा, और r को क्या लिखा, r² लिखा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा कि m से ये m² का, इधर नीचे m² ऊपर m है, तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे क्या है, ZE², देखो यहाँ पर देखिए, और एक और चीज़ है यहाँ पर, इस r से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, ZE² बराबर n² H² बटे 4π², ये लिखा 4π², और फिर क्या लिखा, mr लिख दिया। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 3। या इसको आप एक ऐसे लिख सकते हो, ZE² को इधर लिख दो और r इधर लिख दें, तो ये r जो है आपने कहाँ लिख दिया, इधर लिख दिया। तो देखो r बराबर n² H² 4πm ऐसे कैसे लिखा, और ये लिख दिया ZE²। यदि अपन मान लें कि Z बराबर 1, मतलब प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या 1 हो, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, R बराबर n² H² 4π² me²। तो Z का मान 1 किसके लिए होता है भैया, हाइड्रोजन के परमाणु के लिए होता है। तो इस इक्वेशन 4 जो है, इस इक्वेशन 4 में R बोर्ड त्रिज्या का मान है, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर H 4πm और E क्या है, स्थिरांक है, इनको क्या कहेंगे, स्थिरांक। अब देखो त्रिज्या R जो होती है, त्रिज्या R प्रोपोर्शनली किसकी होती, n² की, ध्यान रखना। त्रिज्या R, ये जो रेडियस R प्रोपोर्शनली क्या होती, n²। मतलब पहली कक्षा के लिए क्या लिखेंगे, 1², दूसरी कक्षा के लिए क्या लिखेंगे, 2², तीसरी कक्षा के लिए 3², चौथी कक्षा के लिए 4², पांचवी कक्षा के लिए 5², ये यूज करेंगे। तो यदि पहली कक्षा के लिए 1², मतलब क्या लिखा आप लोगों ने, ये 1, दूसरी कक्षा के लिए 4, तीसरी कक्षा के लिए 9, चौथी कक्षा के लिए 16, पांचवी कक्षा के लिए 25, ठीक है। इसी प्रकार छठवीं कक्षा होती है यहाँ पर, तो यहाँ पे अनुपात क्या करते, 36। तो ये है, अतः कक्षाओं की त्रिज्या 1:4:9:16:25 आदि के अनुपात में होती है। अब देखो यहाँ पर R बराबर क्या लिखा आप लोगों ने, n² इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स, है ना, जो कि वैल्यू थी, किसकी वैल्यू, स्थिरांक की वैल्यू थी, वो सारी अपनों ने लिख दी, ठीक है। अतः n के किसी भी मान के लिए बोर्ड त्रिज्या R, अतः n के किसी भी मान के लिए बोर्ड त्रिज्या R का परिकलन उपयुक्त समीकरण द्वारा किया जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए मूल अवस्था में क्या होता है, n बराबर 1 होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो ऊपर जो वैल्यू दी हुई R, वही हाइड्रोजन परमाणु के लिए होगी। अगर अपन अलग अलग परमाणु के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू लिख देंगे, n की वैल्यू अलग अलग लिख देंगे। अलग अलग कक्षा के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कक्षा आ जाएगी। दूसरी कक्षा के लिए लिखेंगे तो 2², तीसरी कक्षा के लिए 3², ये लिख लेंगे। तो अतः n के किसी भी मान के लिए बोर्ड त्रिज्या R का परिकलन उपयुक्त समीकरण द्वारा किया जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए मूल अवस्था में n = 1 होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, प्रथम कक्षा में रहता है। इसलिए प्रथम कक्षा में है तो उस कंडीशन में परमाणु की त्रिज्या क्या मानेंगे, R बराबर 0.529 × 10⁻⁸ ये मानेंगे। और यही आपको कक्षा की बोर्ड की त्रिज्या के लिए डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये चारों पेज जो है आप ढंग से उतार लीजिएगा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा की बोर्ड त्रिज्या या हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न कोशों की त्रिज्या की गणना किस प्रकार की जाती है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर, कि आकर्षण बल के लिए क्या लिख रहे हैं अपन, ZE²/R², और अपकेंद्रित बल के लिए क्या है, mv²/R लिख रहे हैं। दोनों फोर्सेस है, तो नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल और अपकेंद्रित बल, इन दोनों चीज़ों को याद रखना आपको।
और संतुलित अवस्था में दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। बस अपन इसको सॉल्व करते गए, बाद में लिख दिया अपनों ने कि MVR अपन क्या होता है, NH/2π होता है। तो V की वैल्यू होती है NH/2πmR। V की वैल्यू बस समीकरण 1 में रखेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लास्ट में आपको मिल जाएगा R, और R बराबर क्या होता है, R मतलब त्रिज्या, R बराबर क्या है, n²h²/4π²me²। ठीक है, ये मिल गया। और त्रिज्या R प्रोपोर्शनली होती है n² के। तो यहाँ पर अतः कक्षाओं की त्रिज्याएं क्या मिलेगी अपने को, इस हिसाब से कक्षाओं की त्रिज्या जो मिलेंगी 1:1:4:9:16:25 आदि के अनुपात में होती है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्या क्या मिलेगी आपको, R = 0.529 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ओके, तो साथियों ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपको इसी प्रकार से हमारे सभी लेक्चर्स चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए। कहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर जाकर यूनिट वाइज आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो चैनल को छात्रों में शेयर कीजिएगा, और अभी नए आए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।